नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, सीआईबी के पेपर 1 की यूनिट 33 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है रिस्ट्रक्चरिंग, रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी। अब इसका काफ़ी पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 3 वीडियोस बना चुके हैं। अभी हम लास्ट वीडियो में जो स्टडी कर रहे थे वो था हमारा अवेलेबल फ्रेमवर्क फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट। इस टॉपिक का कुछ पार्ट बचा हुआ है जो हम इस वीडियो में शुरू करेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट S4A और सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो ये तीनों चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। आज का टॉपिक है साथियों रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। अब रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस ये हम बात कर रहे हैं जेएलजी के केस में, जेएलएफ के केस में। अगर कोई जेएलएफ डिसाइड करता है किसी अकाउंट को रीस्ट्रक्चर करना एज अ पार्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन प्लान, इट विल हैव टू द ऑप्शन ऑफ ईदर रेफरिंग द अकाउंट टू सीडीआर सेल आफ्टर अ डिसीजन टू रिस्ट्रक्चर इज टेकन एज इंडिकेटेड above और रिस्ट्रक्चर द सेम इंडिपेंडेंट ऑफ द सीडीआर मैकेनिज्म। अब जब एक बार अगर जेएलएफ डिसाइड करता है किसी अकाउंट को रिस्ट्रक्चर करना है, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो सीडीआर सेल को रेफ़र कर दें उस अकाउंट को, और सीडीआर सेल जो है वो डिसीजन ले उसके ऊपर, या फिर वो उनके इंडिपेंडेंट अपने आप जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंटली इस काम को करें। तो अगर रिस्ट्रक्चरिंग जेएलएफ के द्वारा की जाती है तो उसके क्या गाइडलाइंस होती हैं वो हम देखते हैं। यानी कि दो ऑप्शन है, या तो जेएलएफ खुद करे या फिर किसको किसको दे दें, सीडीआर सेल को। तो अगर जेएलएफ खुद करता है तो क्या चीज़ें, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, क्या क्या गाइडलाइंस है उसकी, क्या मोरालिटीज़ हैं। इफ़ द जेएलएफ डिसाइड टू रिस्ट्रक्चर एन अकाउंट इंडिपेंडेंट ऑफ द सीडीआर मैकेनिज्म, सीडीआर मैकेनिज्म से अलग अगर जेएलएफ डिसाइड करता है किसी अकाउंट को इंडिपेंडेंटली रिस्ट्रक्चर करना, तब क्या होगा, जेएलएफ शुड कैरी आउट द डिटेल्ड टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी स्टडी। जो टीबी स्टडी उनको इंडिपेंडेंटली करानी होगी। एंड इफ़ फाउंड वायबल, अगर उस स्टडी के बाद वायबल पाया जाता है वो अकाउंट, तब वो रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज डिसाइड करेंगे। विद इन 30 डेज़ में फाइनलाइज इसको करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द फाइनल करेक्टिव एक्शन प्लान। तो फाइनल जो करेक्टिव एक्शन प्लान है उस पर साइन होने के 30 दिन के अंदर अंदर इसको हम वो फाइनलाइज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट साथियों आता है हमारा, फॉर अकाउंट विद एग्रीगेट एक्सपोजर लेस देन 500 करोड़। तो कुछ ऐसे अकाउंट जिनमें एग्रीगेट एक्सपोजर 500 करोड़ से कम है, जो एबव मेंशन रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज है वो अप्रूव किया जाएगा जेएलएफ के द्वारा और कन्वे कर दिया जाएगा लेंडर टू द बोरोवर विद इन नेक्स्ट 15 डेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। 15 दिन के अंदर जो 500 करोड़ से कम का एग्रीगेट एक्सपोजर है जिन अकाउंट में, वहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज जो है वो अप्रूव किया जाएगा जेएलएफ के द्वारा और कन्वे कर दिया जाएगा लेंडर टू बोरोवर विद इन नेक्स्ट 15 डेज। 15 दिन के अंदर कन्वे कर दिया जाएगा फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अब जो अकाउंट 500 करोड़ या उससे ज़्यादा के हैं उनमें क्या होगा, जो अब मेंशन जो टीबी स्टडी है और रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज, ये क्या होंगे, विल बी सब्जेक्ट टू एन एवेल्युएशन बाय इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन कमेटी। तो ये ऐसे ही लागू नहीं कर दिए जाएंगे जैसे कि 500 करोड़ से कम के केसेस में होता है। जो 500 करोड़ के ज़्यादा के केसेस हैं तो वहाँ पर क्या होगा, ये टीबी स्टडी और ये रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज जो है किसके पास जाएगा, ये जाएगा एक इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन कमेटी के पास, जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे जिनकी कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस होंगी। जो आईईसी है वो लुक इनटू करेगी द वायबिलिटी एस्पेक्ट आफ्टर इंश्योरिंग दैट द टर्म्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग आर फेयर टू द लेंडर। और जो ये कमेटी है वो देखेगी कि वायबिलिटी है उस प्रोजेक्ट में, और मतलब रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट जो है वो वायबल है, और जो रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो फेयर है किसके लिए, लेंडर्स के लिए, जो बैंक हैं उनके लिए वो एक फेयर ऑप्शन होना चाहिए। और आईसी जो है वो क्या करेगी, वो IC will be required to give their recommendation in these cases to JLF within a period of 45 days। और 45 दिन के अंदर इस कमेटी को, जो हमारी इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन कमेटी है, वो 45 दिन के अंदर JLF को रिपोर्ट दे देगी। देयर आफ्टर कंसिडरिंग द व्यू ऑफ IC, द JLF डिसाइड टू गो अहेड विद द रिस्ट्रक्चरिंग। The restructuring package would have to be approved by all the lender and communicated to the borrower within next 15 days of the implementation। जो रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज है वो अप्रूव कर दिया जाना चाहिए सभी लेंडर्स के द्वारा और कम्युनिकेट कर दिया जाएगा बोरोवर को विद इन नेक्स्ट 15 डेज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। और नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा साथियों, रिस्ट्रक्चरिंग केसेस जो हैं, रिस्ट्रक्चरिंग केसेस विल बी टेकन अप बाय जेएलएफ ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ द एसेट रिपोर्टेड एज स्टैंडर्ड SMA और सब स्टैंडर्ड बाय वन और मोर लेंडर ऑफ द जेएलएफ। तो रिस्ट्रक्चरिंग केसेस किन किन केसेस में होगी, जेएलएफ उन्हीं केसेस में करेगा जहां पर एसेट जो रिपोर्ट किए गए हैं
standard SMA or substandard by one or more lender. While generally no account classified as doubtful should be considered by JLF. Normally कोई भी doubtful account जो है वो JLF के द्वारा consider नहीं किया जाएगा for restructuring. A JLF may decide on restructuring of an account classified as doubtful in the books of one or more lenders, similar to restructuring of SMA2 and such standard if the account has been assessed by as viable under TB and JLF EG concurs with the assessment of approval of the project. नॉर्मली केसेस में क्या होगा साथियों, डाउटफुल के जो केस होंगे, अकाउंट जो डाउटफुल होगा वो JLF जो है वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ केसेस में JLF कंसिडर कर सकते हैं अगर जो अकाउंट है वो कैसा होता है, वाइबल पाया जाता है टीवी स्टडी में, और JLF EG जो है वो कंकर करता है असेसमेंट एंड अप्रूव्स द प्रपोजल. अगर JLF जो EG है वो भी उस प्रपोजल को अप्रूव करता है. विलफुल डिफ़ॉल्टर जो है वो जनरली एलिजिबल नहीं रहते हैं रिस्ट्रक्चरिंग के लिए. हाउएवर द JLF मे रिव्यू द रीजंस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द बोरोवर एज विलफुल डिफ़ॉल्टर. लेकिन अगर कोई बोरोवर है जो विलफुल डिफ़ॉल्टर है तो JLF अगर चाहें तो रिव्यू कर सकते हैं कि किन रीज़न से उस पर्टिकुलर बोरोवर को विलफुल डिफ़ॉल्टर घोषित किया गया है, और सेटिस्फाई अगर वो हो जाते हैं कि बोरोवर की पोजीशन रेक्टिफाई हो गई है, विलफुल डिफ़ॉल्टर अब उसे नहीं रखना चाहिए, उस लिस्ट में नहीं रखना चाहिए, तो डिसीजन कर सकते हैं. डिसीजन टू रिस्ट्रक्चर सच केसेस शुड हाउएवर हैव टू बी अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ द इंडिविजुअल बैंक विद इन द JLF. लेकिन ऐसे अगर कोई विलफुल डिफ़ॉल्टर का कोई केस है जिसको रिस्ट्रक्चर करने की बात हो रही है, जिससे JLF जो है वो कन्विंस्ड है कि उनको अब उनकी पोजीशन ऐसी है कि उनको विलफुल डिफ़ॉल्टर की जगह नहीं रखना चाहिए, तो उस केस को, उस सिचुएशन में इस डिसीजन को किसके द्वारा अप्रूव होना चाहिए, जो बोर्ड है उस इंडिविजुअल बैंक जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके जो बोर्ड हैं वो इसको अप्रूव करेंगे. हु हैव क्लासिफाइड द बोरोवर एज विलफुल डिफ़ॉल्टर, जिन्होंने इसको विलफुल डिफ़ॉल्टर घोषित किया है. और फ्रॉड के केस में, माल फाइनेंस के केस में, where the existing promoters are replaced by new promoter and borrower company is totally delinked from the erstwhile promoter, management, banks and JLF may take a view on the restructuring of such account based on their viability. और कोई ऐसे केस हैं जो फ्रॉड हैं या फ्रॉड जैसे कोई केस हुआ है तो उनमें अगर एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर थे जिन्होंने फ्रॉड किया था, अगर वो प्रमोटर जा चुके हैं, उनकी जगह दूसरे प्रमोटर्स आ चुके हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, तो उन केसेस में JLF जो है वो रिस्ट्रक्चर के लिए कंसीडर कर सकता है ऐसे अकाउंटों को, लेकिन बेस्ड ऑन क्या है कि वो बेस्ड ऑन देयर वायबिलिटी और बिना जो पुरानी जो प्रीजुडिस हुई बिना उनको मेरिट्स के बेस पे उनको डिसीजन ले सकता है. नेक्स्ट हमारा है कि द वायबिलिटी ऑफ अकाउंट शुड बी डिटरमाइंड बाय द JLF बेस्ड ऑन द एक्सेप्टेंस वायबिलिटी बेंचमार्क डिटरमाइंड बाय देम. तो जो वायबिलिटी है उस अकाउंट की वो डिटरमाइन करनी कैसे करेंगे JLF, वो की जानी चाहिए बेस्ड ऑन एक्सेप्टेबल वायबिलिटी बेंचमार्क डिटरमाइंड बाय देम. तो एक बेंचमार्क जो डिटरमाइन किए हैं JLF के द्वारा, उनके बेसिस पे भी किसी अकाउंट को उन्हें वायबल अकाउंट घोषित करना है. जैसे कि द पैरामीटर में इंक्लूड द डेप्ट इक्विटी रेशियो, और ये पैरामीटर्स जो हैं जिनके बेसिस पे किसी अकाउंट को वायबल घोषित किया जाएगा वो अलग अलग रेशियोज़ हो सकते हैं, जैसे कि डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, लिक्विडिटी करंट रेशियो, ये सब इनके बेसिस पे उनको अकाउंट को जज करना है. अब ये तो था कि JLF अगर खुद रिस्ट्रक्चर करे. दूसरा हमारा ऑप्शन है कि अगर JLF क्या कर दे, रिस्ट्रक्चरिंग रेफर्ड बाय JLF टू द CDR सेल. JLF क्या कर रहा है, खुद रिस्ट्रक्चर नहीं कर रहा है, खुद डिसीजन नहीं ले रहा है, किसको हैंड ओवर कर रहा है, CDR सेल को. CDR सेल को अगर हैंड ओवर करता है तो क्या मॉडलिटीज़ हैं, क्या उसके किन किन चीज़ों का पॉइंट्स क्या आते हैं उसमें. इफ़ द JLF डिसाइड टू रेफर द अकाउंट टू CDR सेल आफ्टर अ डिसीजन टू रिस्ट्रक्चर इज टेकन, द फॉलोइंग प्रोसीजर में बी फॉलोड. और अगर JLF रिस्ट्रक्चरिंग जो CDR सेल है उनको हैंड ओवर कर देते हैं तो किस तरह के प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, वो है एज द प्रीलिमिनरी वायबिलिटी ऑफ अकाउंट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय JLF. अब क्योंकि JLF ने हैंड ओवर किया है CDR सेल को, और कब हैंड ओवर किया है, जब उसके बारे में, अकाउंट के बारे में उन्होंने डिसाइड किया है कि इसको रिस्ट्रक्चर करना है, तो प्रीलिमिनरी जो वायबिलिटी है अकाउंट की वो ऑलरेडी डिसाइड कर दी गई है. JLF CDR सेल शुड डायरेक्टली प्रिपेयर द टेक्नो इकोनॉमिकल वायबिलिटी. तो TB स्टडी के लिए सीधे जाएंगे और रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाएंगे इन कंसल्टेशन विद JLF विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर इसको बनाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस टू इट बाय द JLF जब रेफ़र करेगा उसके 30 दिन के अंदर इसको प्लान को बनाएंगे. और जो अकाउंट हैं जिनका एक्सपोजर 500 करोड़ से कम है
तो जो अबव मेंशन पैकेज है इट शुड बी सबमिटेड टू CDR एम्पावर्ड ग्रुप। उसको CDR एम्पावर्ड ग्रुप को सबमिट करना है प्रपोजल फॉर अप्रूवल। अंडर एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन CDR EG कैन अप्रूव और सजेस्ट मॉडिफिकेशन, बट CDR एम्पावर ग्रुप क्या है, कई बार अप्रूव कर सकता है या फिर कुछ मॉडिफिकेशन सजेस्ट कर सकता है, बट इंश्योर दैट द फाइनल डिसीजन इज टेकन विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। लेकिन इंश्योर करना है कि इसमें फाइनल डिसीजन 90 डेज़ के अंदर ले लिया जाए, जो कि मैक्सिमम जो है अगर टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जाता है वो 180 डेज़ तक हो सकता है। और ये 180 डेज़ कहाँ से होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस टू द CDR सेल। जो CDR सेल को रेफ़र किया गया था उसके 180 डेज़ के अंदर हो जाना चाहिए। हाउएवर द केसेस रेफर्ड टू CDR सेल बाय JLF विल हैव टू बी फाइनली डिसाइडेड बाय CDR एम्पावर ग्रुप विद इन नेक्स्ट 30 डेज। लेकिन जो डिसीजन है वो 30 दिन के अंदर लेना है। अगर अप्रूव कर देता है CDR EG, रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज जो है वो हर एक लेंडर और कन्वे कर दिया जाएगा बोरोवर को 30 दिन के अंदर फॉर इम्प्लीमेंटेशन। और जो अकाउंट 500 करोड़ या उससे ज़्यादा के होंगे वहाँ पर टी स्टडी की जाएगी और रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा CDR सेल के द्वारा। विल हैव टू बी सब्जेक्टेड टू एन एवेल्यूएशन बाय द इंडिपेंडेंट एवेल्यूएशन कमेटी। जैसे कि हमने JLF के केस में देखा था, वहाँ पे यहाँ पे भी IEC जो कमेटी है वो यहाँ भी होगी। 500 करोड़ के ऊपर के जो अकाउंट है उनको वो रिव्यू करेगी और सेम वही काम है उसका कि वो वायबिलिटी एस्पेक्ट को देखेगी, इंश्योर करेगी कि टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो फेयर हैं लेंडर्स के लिए। तो IEC का साथियों सेम वही रोल है जो हमारे जो पहले केस में हमने देखा था। नेक्स्ट हमारा आता है अदर इशू कंडीशन रिलेटिंग टू रिस्ट्रक्चरिंग बाय JLF CDR सेल। अब और क्या क्या पॉइंट कुछ हैं इंपॉर्टेंट, कुछ एक वो देख लेते हैं। दोनों ही मैकेनिज्म में, चाहे वो JLF या CDR मैकेनिज्म हो, रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज शुड आल्सो स्टिपुलेट द टाइमलाइन ड्यूरिंग द विच सर्टेन वायबिलिटी माइलस्टोन हैव टू बी अचीव्ड। अब किसी अकाउंट को अगर हम रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, बैंक रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, चाहे वो JLF मैकेनिज्म या CDR मैकेनिज्म, किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू हो, उसमें कुछ एक माइलस्टोन सेट किए जाएंगे कि वायबिलिटी माइलस्टोन जिन्हें हम कहेंगे, कुछ कंडीशंस ऐसी रखी जाएंगी कि बोरोवर को इतने इतने टाइम में, जिस अकाउंट को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है तो उसको इतने इतने टाइम में इस माइलस्टोन को अचीव करना है। जैसे कि 6 महीने का टाइम हो या 1 साल का टाइम हो या सो ऑन, मतलब उसमें कुछ पर्टिकुलर जो माइलस्टोन है वो अचीव करना। JLF मस्ट पीरियडिकली रिव्यू द अकाउंट फॉर अचीवमेंट एंड नॉन अचीवमेंट ऑफ माइलस्टोन। तो अगर मान लीजिए उनसे कहा गया है, किसी अकाउंट को रिस्ट्रक्चर किया गया है, उनको टाइम दिया गया है कि 6 महीने के अंदर आपको अपनी सेल्स जो है वो बढ़ानी है, 100 करोड़ है तो उसको बढ़ाकर 120 करोड़ करना है, या कोई रेशियोज़ उनके हैं वो इम्प्रूव करने हैं, या फिर कहीं से उनको अपना कैपिटल उसमें इन्फ्यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पीरियड जितने टाइम के लिए उनको छूट दी गई थी, कहा गया था, उस टाइम में वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इन सबको भी टाइम टाइम पे रिव्यू करना होता है। विद अ व्यू टू इंश्योरिंग मोर stake of promoter in reviewing stressed asset provided bank with enhanced capability to initiate change in ownership in the account if which failed to achieve the projected viability milestone। अब कोई अगर रिस्ट्रक्चर करने के बाद भी जो जो चीज़ें कही गई थी अकाउंट में, जिस तरह से सोचा गया था कि इस तरह से इसको इम्प्रूवमेंट होगा, अगर उस तरह से नहीं होता है तो पीरियडिकली जब रिव्यू किया जाएगा तो बैंक जो है दूसरे जो ऑप्शंस हैं उनके पास उसके बारे में भी सोच सकते हैं, जैसे कि ओनरशिप ट्रांसफ़र के बारे में कि अकाउंट की ओनरशिप वो खुद ले लें। बैंक्स में एट देयर डिस्क्रिप्शन अंडरटेक अ स्ट्रेटजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग, SDR में भी जा सकते हैं बाय कन्वर्टिंग लोन ड्यूज़ इनटू इक्विटी शेयर। तो जितना भी उनका लोन ड्यूज़ है उसके बदले में वो इक्विटी शेयर लेके और किस में जा सकते हैं, स्ट्रेटजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग में। ये कब जाएंगे, जब रिस्ट्रक्चरिंग प्लान जो उन्होंने जिस हिसाब से जो माइलस्टोन तय किए थे वो माइलस्टोन अचीव नहीं किए जाते हैं बोरोवर के द्वारा, और बैंक्स को लगने लगता है कि अब अकाउंट में फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, तब ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है। बैंक में ऑल्सो कन्वर्ट देयर डेप्ट इनटू इक्विटी एट द टाइम ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ अंडर द एक्सटेंट रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइन। तो रिस्ट्रक्चरिंग के समय पर भी बैंक क्या कर सकते हैं, जो उनके डेप्ट हैं उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ रेक्टिफिकेशन और रिस्ट्रक्चरिंग एज अ करेक्टिव एक्शन प्लान डिसाइडेड बाय JLF के पास ऑप्शन होगा कि इनिशिएट करें वो क्या, स्ट्रेटजिक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग टू इफेक्ट चेंज इन मैनेजमेंट ऑफ द बोरोवर कंपनी, और वो बोरोवर कंपनी के मैनेजमेंट में चेंज के लिए जो स्ट्रेटजिक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग है उसको इनिशिएट कर सकते हैं। जनरल प्रिंसिपल जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग का वो यही रहेगा कि जो भी नुकसान हो वो किसका हो, शेयर होल्डर को मैक्सिमम लॉस होना चाहिए रादर दैन द डेप्ट होल्डर, यानी कि जो लेंडर हैं जिसने उधार दिया है उसको ज़्यादा नुकसान ना हो, भले ही शेयर होल्डर को नुकसान हो।
With this principle in view and also to ensure more skin in the game, the promoter of JLF CDR may consider the following option when a loan is restructured. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए साथियों कुछ एक ऑप्शन है जो JLF CDR कंसीडर कर सकते हैं. पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग इक्विटी ऑफ द कंपनी बाय द प्रमोटर टू द लेंडर फॉर कंपनसेटिंग फॉर देयर सेक्रीफाइसेस. या तो वो कंपनी को अपने हाथ में ले लेते हैं, प्रमोटर से लेंडर को ट्रांसफ़र हो जाती है ओनरशिप, या प्रमोटर क्या है मोर अपना जो इक्विटी जो है वो उसमें कंपनी में लगाएं. ट्रांसफ़र ऑफ प्रमोटर्स होल्डिंग टू अ सिक्योरिटी ट्रस्ट और एन एस्क्रो अकाउंट टिल टर्न अराउंड ऑफ द कंपनी. या फिर क्या कर दिया जाता है, जो प्रमोटर की होल्डिंग है, जो भी सिक्योरिटी है उनके पास में, उसको क्या करते हैं, एक ट्रस्ट बना दिया जाता है, ट्रस्टी को हैंड ओवर कर दिया जाता है, या फिर एक एस्क्रो अरेंजमेंट किया जाता है कि उनको उठा के एक पर्टिकुलर एक जगह पर रख दिया जाता है ताकि वो प्रमोटर जो हैं वो अपने फंड्स का उनका यूज़ ना कर पाएँ. और जब तक टर्न अराउंड नहीं होता, कंपनी की सब चीज़ें सही नहीं होती, तब तक वो उनको नहीं दिया जाता है. अब ये ऑब्ज़र्व किया गया है कई केसेस में साथियों की रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ अकाउंट जो है, बोरिंग कंपनी जो नहीं आ पाती हैं स्ट्रेस से बाहर ड्यू टू ऑपरेशनल मैनेजरियल इनएफिशिएंसीज डिस्पाइट सब्सटेंशियल सेक्रीफाइसेस मेड बाय लेंडिंग बैंक. कई केसेस में क्या होता है कि जो कंपनी है उनके मैनेजमेंट जो होते हैं या उनके जो ऑपरेशंस होते हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, बल्कि इनएफिशिएंट होते हैं. चाहे भले ही उन्हें कितना ही मौका दिया जाए, लेंडिंग बैंक्स के द्वारा कितनी भी सुविधाएं दी जाएं, लेकिन वो तब भी बाहर नहीं आ पाते हैं. ऐसे केसेस में ऑप्शन क्या अच्छा रहेगा, वो है चेंज ऑफ ओनरशिप. चेंज ऑफ ओनरशिप विल बी अ प्रिफर्ड ऑप्शन, क्योंकि उनकी जो ओनरशिप में ही दिक्कत है, मैनेजमेंट में ही दिक्कत है, तो वहाँ पर चेंज ऑफ ओनरशिप जो है वो प्रिफर्ड ऑप्शन रहेगा. तो ऐसे में क्या होगा, जॉइंट लेंडर फोरम JLF जो है शुड एक्टिवली कंसीडर सच चेंज इन द ओनरशिप अंडर द अबव फ्रेमवर्क. तो ऐसे केसेस में क्या है, जो JLF है उनको कंसीडर करना चाहिए कि इसकी ओनरशिप चेंज की जाए. अब SDR के बारे में है साथियों थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन. SDR जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था विद अ व्यू टू इंश्योरिंग मोर स्टेक ऑफ द प्रमोटर इन रिवाइविंग स्ट्रेस्ड अकाउंट एंड प्रोवाइडिंग बैंक विद द इनहेंस्ड कैपेबिलिटी टू इनिशिएट द चेंज इन ओनरशिप जहाँ भी ज़रूरी हो. तो SDR लाने का साथियों ऑप्शन यही था कि जहाँ भी बैंक को ऐसा लगे कि वहाँ पर उनको मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेना चाहिए, तो ताकि उनको ओनरशिप उनको मिल सके. तो SDR को इंट्रोड्यूस करने का वही तरीका था कि जो प्रमोटर हैं अगर वो स्ट्रेस्ड अकाउंट को रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर बैंक को इनहेंस्ड कैपेबिलिटीज़ दी जाएँ ताकि वो इनिशिएट कर सकें चेंज ऑफ ओनरशिप वेयर एवर नेसेसरी. तो यही है साथियों इसमें मोटा मोटी, और कोई इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट नहीं है. इन केस ऑफ बोरोवर हैज़ अंडरटेकिंग डाइवर्जन और एक्सपेंशन ऑफ द एक्टिविटीज़ विच आर रिजल्टेड इन द स्ट्रेस. अब साथियों एक केस ये हो सकता है कि कोई बोरोवर है, मान लीजिए उसका कोई एक पर्टिकुलर, एक तो कोर बिजनेस है ना, और कोर बिज़नेस उसका चल रहा था, लेकिन उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर लिया और भी 2-3 सेक्टर्स में वो घुस गया. अब वो जो एक्सपेंशन उसने किया है उसकी वजह से उसके जो वहाँ से जो फंड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा उसके ब्लॉक हो गए वहाँ पे, और वो स्ट्रेस में आ गया. तो कोर ग्रुप के ऊपर जो स्ट्रेस है एक्चुअली वो किसकी वजह से है, जो डाइवर्जन जो एक्सपेंशन किया गया है, डाइवर्सिफिकेशन किया गया है, जो अलग अलग सेक्टर्स में उनने अपना काम शुरू किया है उसकी वजह से है. तो ऐसे केसेस में कई बार क्या होता है, वो हमें कहा जाता है कि जो नॉन कोर एसेट हैं उस पर्सन के, उस फर्म के, उस अकाउंट के, तो जो नॉन कोर एसेट हैं उनको बेच कर, उनको सेल ऑफ करके क्या किया जाए, जो कोर बिज़नेस है उसको बचाया जाए, उसको वाइबल किया जाए. तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है. अब डिसएग्रीमेंट अगर होता है रिस्ट्रक्चरिंग में करेक्टिव एक्शन प्लान, तो उसमें एग्जिट ऑप्शन की क्या वायबिलिटीज़ हैं, क्या प्रोसीजर है, वो देखते हैं साथियों. कोई डिसेंटिंग लेंडर है जो कि पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता रेक्टिफिकेशन या रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ अकाउंट एज करेक्टिव एक्शन प्लान. अब मान लीजिए 4-5 बैंकों ने मिलकर किसी कंपनी को लोन दिया है, और कोई पर्टिकुलर उनमें से एक बैंक जो है वो नहीं चाहता कि हम और फर्दर जो है इसमें एडिशनल फंड भी नहीं देना चाहता, और साथ ही वो वेट नहीं करना चाहता, अपना रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह नहीं करना चाहता उस अकाउंट की. तो वो क्या करेगा, will have an option to exit their exposure completely by selling their exposure to a new or existing lender. तो उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो अपना जो उनका जो शेयर है उस एक लोन का वो सेल ऑफ कर दें, किसको, या तो कोई जो एग्जिस्टिंग जो लेंडर हैं उनमें से किसी को, या फिर कोई नया पर्सन, जो कोई इन्वेस्टर जो है उसको ले आएँ जो उतना उनकी जगह, चाहे तो वो एग्जिस्टिंग न्यू को या एग्जिस्टिंग लेंडर को अपना
जो एक्सपोजर है वो सेल कर सकते हैं विद इन द प्रिस्क्राइब टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीड करेक्शन एक्शन प्लान। तो ये कर सकते हैं। तो न्यू लेंडर जिसके लिए एग्जिटिंग लेंडर सेल इट्स स्टेक में नॉट रिक्वायर्ड टू कमिट एनी एडिशनल फाइनेंस। और जिसने जो पुराना जो लेंडर था जो एग्जिट कर गया, उसकी जगह जो नया लेंडर आया है जिसने उस एक्सपोजर को ख़रीदा है, उसको मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू कमिट एनी एडिशनल, वो शायद एडिशनल फाइनेंस की उसको देने की ज़रूरत ना पड़े। If agreed cap involves additional finance, in such cases the new lender choose not to participate in additional finance. The share of additional finance pertaining to existing lender will be existing lender on pro rata basis. अब मान लीजिए एक लेंडर निकल गया, बाकी जो 3 बचे हैं, अगर 4 लेंडर थे उसमें एक निकल गया, एक बैंक निकल गया, 3 बैंक बचे हैं, और जो एक बैंक निकला है उसकी जगह कोई दूसरा बैंक वहाँ पर आया है। अब उसने स्टेक तो ख़रीद लिया पुराने जो बैंक एग्जिट करके गया उसका, लेकिन वो फर्दर फाइनेंसिंग नहीं करना चाहता। और बोरोवर को फर्दर फाइनेंसिंग अगर दी जाती है तो जो एग्जिस्टिंग जो 3 बचेंगे वो उस फाइनेंसिंग को प्रो रेटा बेसिस पे अपना डिसाइड करेंगे। इफ़ रिस्ट्रक्चरिंग हैज़ बीन डिसाइडेड एज द करेक्टिव एक्शन प्लान, द बैंक विल नॉट बी परमिटेड टू सेल सच एसेट टू SC or RCs without arranging their share of additional finance to be provided by a new or existing credit। अगर रिस्ट्रक्चरिंग जो की गई है वो करेक्टिव एक्शन प्लान के तहत की गई है तो वहाँ पर बैंक जो है उनको परमिट नहीं किया जाएगा कि वो अपने ऐसे एसेट को किसको सेल करें, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी या रिस्ट्रक्चरिंग जो कंपनी जो होती हैं सिक्योरिटाइजेशन जो एसेट्स को परचेज़ करती हैं कंपनीज, उनको सेल ना करें या उनको करने नहीं दिया जाएगा। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को एज अनड्यू डिले बाय द बैंक इन कम्युनिकेटिंग देयर डिसीजन ऑन करेक्टिव एक्शन प्लान डिफीट्स द वेरी पर्पज ऑफ दिस फ्रेमवर्क। For initiating prompt corrective action in the case of stressed asset, RBI has decided to put in place an incentive structure for banks to communicate their decision on aggregate cap in the time bound manner। तो चूंकि अगर बहुत लेट डिसीजन लिया जाता है करेक्टिव एक्शन प्लान के तहत तो वहाँ पर क्या होगा, जो उसका पर्पज़ है वही डिफीट हो जाएगा। तो इसीलिए RBI ने क्या कहा है कि बैंकों को टाइम बाउंड मैनर में इसमें डिसीजन लेना है। तो यही है साथियों। इसमें अब नेक्स्ट है हमारा फ्रेमवर्क फॉर रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिवाइवल ऑफ MSMEs। और MSME पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है तो MSME का इसका फ्रेमवर्क का वो है कि सिंपल और फास्टर मैकेनिज्म मिले टू एड्रेस द एसेट इन द अकाउंट ऑफ MSME टू फैसिलिटेट देयर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। अब गाइडलाइन इसमें इशू की गई थी द रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ MSME यूनिट हैविंग लोन अप टू 25 करोड़ इज अंडरटेकिंग अंडर दिस फ्रेमवर्क। 25 करोड़ के जो लोन हैं जो MSME के अंदर उनको इस फ्रेमवर्क के तहत किया जाएगा। 25 करोड़ के ऊपर के जो हैं वो कहाँ जाएंगे, वो वही CDR और JLF मैकेनिज्म में जाएंगे। अब बैंक जो है वो बैंकों को अपनी जो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी इस बारे में बनानी है जो कि ऑपरेशनलाइज फ्रेमवर्क होगी नॉट लेटर देन 30 जून 16। तो इन बैंकों की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। कोई भी MSME लोन जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट टर्न हो उससे पहले बैंक और क्रेडिटर को क्या करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है जो स्ट्रेस है उस अकाउंट में उसको, उसके बाद में 3 जो सब कैटेगरीज हैं जो SMA में उनको उसमें क्लासीफाई करना है, SMA 0, SMA 1 और SMA 2, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। कोई भी MSME बोरोवर जो है वो मे ऑल्सो वॉलंटरली इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अंदर दिस फ्रेमवर्क। जो MSME बोरोवर है अगर वो चाहे तो वो भी अपना इस फ्रेमवर्क के अंदर इनिशिएट कर सकता है इसको। कमेटी अप्रोच टू बी अडॉप्टेड फॉर डिसाइडिंग करेक्टिव एक्शन प्लान। एक कमेटी बना के इसको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। टाइमलाइन फिक्स होनी चाहिए, कोई भी ऐसा ना हो वेग ज़्यादा टाइम उसमें लगे, और वेरियस डिसीजन अंडर दिस फ्रेमवर्क। तो ये है साथियों। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट S4A। क्योंकि 4 बार इसमें S आता है तो इसीलिए इसको S4A भी कहते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को प्लेस किया था। इसमें क्या था कि प्रोवाइड एन एवेन्यू फॉर रीवर्किंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटीज़ फेसिंग जेन्युइन डिफ़िकल्टी। कोई जो जेन्युइन डिफ़िकल्टी जिन एंटिटीज़ को हो रही है तो उसके लिए उनको डीप फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की जिनको ज़रूरत है उनके लिए ये बनाया गया था। अब इसमें साथियों एलिजिबल अकाउंट कौन से होते हैं, जो फॉर बीइंग एलिजिबल अंडर दिस स्कीम द प्रोजेक्ट शुड हैव कमेंस्ड कमर्शियल ऑपरेशन। कमर्शियल ऑपरेशन उसमें शुरू हो गए होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि अभी उसमें काम शुरू ही नहीं हुआ है। एग्रीगेट एक्सपोजर जो है वो शुड बी मोर देन 500 करोड़, 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड मिला के। और डेप्ट मीट्स इट टेस्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। और सस्टेनेबिलिटी टेस्ट जो है वो डेप्ट मीट करना चाहिए। डेप्ट सस्टेनेबिलिटी क्या है, डेप्ट
label will be deemed sustainable if the joint lender forum JLF consortium of lender bank conclude through the independent TEB study कि debt of the principal value amongst the current funded non-funded liabilities owed to the institutional lender can be serviced over an same tenor and the existing facilities even if the future cash flow remains at the current level for this scheme to apply. तो ये है साथियों, इसमें कोई इतना बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. पोस्ट रेजोल्यूशन ओनरशिप की बात आती है. पोस्ट रेजोल्यूशन में इन्वॉल्व वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विद द रिगार्ड टू द पोस्ट रेजोल्यूशन ओनरशिप बाय बोरोइंग एंटिटी. ठीक है. करंट प्रमोटर कंटिन्यूज टू होल्ड मेजोरिटी ऑफ द शेयर एंड शेयर टू हैव कंट्रोल्ड. Therefore, conversion of part of debt into equity SDR mechanism which is therefore sold to a new promoter. तो ये हो सकता है. डेप्ट सस्टेनेबिलिटी है. सस्टेनेबिलिटी डेप्ट रिजोल्यूशन प्लान, इसमें क्या होगा? रिजोल्यूशन प्लान शैल हैव द फॉलोइंग फीचर. रिजोल्यूशन प्लान के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो हम देख लेते हैं. देयर शैल बी नो फ्रेश मोरेटोरियम ग्रांटेड ऑन इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल रिपेमेंट फॉर सर्विसिंग. तो इसमें किसी तरह का जो है वो मोरेटोरियम ग्रांट नहीं किया जाएगा. देयर शैल नॉट बी एनी एक्सटेंशन ऑफ रीपेमेंट शेड्यूल और रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट. ये नहीं होना चाहिए. एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए रीपेमेंट शेड्यूल में और रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए. पार्ट बी शैल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी रिडीमेबल इम्यूनिटेबल ऑप्शन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर हाउएवर. तो ये है, उनको इक्विटी में कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट हमारा है where the resolution plan do not involve a change in promoter or where existing promoter is allowed to operate and manage the company as minority owner by lender, the principle of the proportionate loss sharing by the promoter should be met. Lender should be met. तो साथियों इसमें ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है. सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट को देखते हैं साथियों. सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट जो एक ऑप्शन बचता है वो क्या है? फाइनेंशियल एसेट मे बी सोल्ड टू द सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज. एससी और आरसी को सेल किया जा सकता है किसी बैंक के द्वारा. कब किया जा सकता है? वेयर द एसेट इज़ एनपीए इंक्लूडिंग अ नॉन परफॉर्मिंग बॉन्ड डिवेंचर. अगर कोई एसेट, पहला कंडीशन उसकी ये है कि वो एनपीए होना चाहिए. दूसरा ये है स्टैंडर्ड एसेट कौन से सेल किए जा सकते हैं? द एसेट इज़ अंडर कंसोर्शियम मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट. स्टैंडर्ड एसेट तभी जाएगा जब वो किस में हो? कंसोर्शियम या मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट में हो. दूसरा क्या है? एटलीस्ट 75% ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट इज क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन द बुक्स ऑफ बैंक. और टोटल अगर नहीं भी हुआ है एनपीए तो 75% एटलीस्ट जो है वो एनपीए हो गया हो. और एटलीस्ट 75 बाई वैल्यू ऑफ द बैंक हु आर अंडर द कंसोर्शियम मल्टीपल बैंकिंग एग्री टू द सेल ऑफ एसेट टू एससी और आरसी. और जितने भी जो लेंडर हैं जिन्होंने उसको लोन दे रखा है उनमें से 75% बाई वैल्यू वो क्या करने चाहिए? उन लेंडर्स को एग्री कर जाना चाहिए इस बात के लिए कि वो एसेट को किसको सेल करना चाह रहे हैं, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को या रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को. और जहाँ पर फाइनेंशियल एसेट इज़ रिपोर्टेड एज SMA2 बाई बैंक फाइनेंशियल इन क्रिलिक. तो SMA2 अगर रिपोर्ट किया गया है तो ये सारी कंडीशंस हैं. अगर ये फुलफिल होती हैं तभी कोई जो एसेट है वो सेल किया जा सकता है. किसको? एससी या आरसी को. बैंक्स आर ऑल्सो परमिटेड टू सेल देयर एनपीए टू अदर बैंक. बैंकों के जो ये भी परमिशन दी गई है कि वो अपने जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं वो दूसरे बैंक या एफआई को बेच सकते हैं विदाउट एनी इनिशियल होल्डिंग पीरियड. हालांकि जो खरीदेगा वो क्या करेगा? एटलीस्ट 12 महीने तक इसको रखेगा बिफोर सेलिंग इट टू एनी अदर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो ये इसमें इंपॉर्टेंट साथियों पॉइंट थे. तो इसके साथ ही साथियों ये चैप्टर ख़त्म होता है. अब इसमें कुछ ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं, इनको एक बार देखते हैं. इंपॉर्टेंट हैं ये. जैसे पहला है, इसमें सेंटेंस है, आपको बताना है कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स है. इन केस ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग क्रेडिट डिफॉल्ट मीन्स दैट प्रिंसिपल एंड और इंटरेस्ट अमाउंट मे नॉट बी रीपेड एज पर द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट. अब फंड बेस्ड लैंडिंग के केस में डिफ़ॉल्ट कब होगा? क्रेडिट डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो रीपे नहीं किया गया है एज पर टर्म्स ऑफ रीपेमेंट. तो ये बिल्कुल सही है साथियों, ट्रू है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी डिफ़ॉल्ट माना जाएगा. इन केस ऑफ गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट डिफ़ॉल्ट मीन्स क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द लायबिलिटी. तो ये साथियों पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट या क्रेडिट डिफ़ॉल्ट या गारंटी जो है उनके केस में ये होगा कि एक बार लायबिलिटी क्रिस्टलाइज हो गई, यानी कि वो एलसी वगैरह इन्वोक हो गई या बीजी इन्वोक अगर एलसी हो जाती है, उसके बाद में अगर बेनिफिशियरी जब पैसा मांगता है बैंक पेमेंट कर देता है, उसके बाद में अगर बैंक को जो उसका बोरोवर है अगर वो उसका जिसके फेवर में उसने
वो एलसी या बीजी जारी की थी, जब उससे रिकवर करने की कोशिश करता है और वो रिकवरी नहीं हो पाती है, तब एक्चुअली में जो है वो वहाँ पर क्रेडिट डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये साथियों फॉल्स होना चाहिए। एज़ पर आरबीआई डायरेक्टिव, बैंक इन इंडिया हैव टू क्लासीफाई देयर एसेट इनटू परफॉर्मिंग एसेट एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और एनपीए क्या है, फर्दर क्लासीफाई किए जाते हैं सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट में। बिल्कुल सही पॉइंट है साथियों। जितने भी एसेट हैं वो किस में, बैंक किसमें क्लासीफाई करते हैं, परफॉर्मिंग या नॉन परफॉर्मिंग। और जो नॉन परफॉर्मिंग है फर्दर वो 3 में डिवाइड किए जाते हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट। उनके कई सारे क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे, एक तो टाइम की बात है, कितने पुराना अकाउंट है एनपीए, और कितनी सिक्योरिटी वहाँ पर है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन एसेट पोर्टफोलियो ऑफ अ बैंक डिपेंड ऑन इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। तो बिल्कुल सही बात है साथियों, कितना प्रोविज़न बैंक को करना होगा ये डिपेंड करेगा कि उस एसेट का क्लासिफिकेशन क्या है। अब मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड एसेट है, वहाँ पर जो प्रोविज़न होगा वो काफ़ी कम होगा, और जो एनपीएस हैं उनमें प्रोविज़न काफ़ी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो प्रोविज़न इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय अ बैंक ऑन स्टैंडर्ड एसेट। तो ये सही नहीं है साथियों, स्टैंडर्ड एसेट में भी थोड़ा प्रोविज़न बैंक को करना पड़ता है। द डिफ़ॉल्ट ड्यू टू पर्सन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बोरोवर इज रिफर्ड एज विलफुल डिफ़ॉल्ट। अब ये तो इसका तो नाम ही विलफुल डिफ़ॉल्ट है, मतलब इसने अपनी मर्जी से डिफ़ॉल्ट किया हो। लेकिन अगर कोई रीज़न जो उसके कंट्रोल में नहीं है बोरोवर के, इस वजह से कोई डिफ़ॉल्ट होता है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बोरोवर है, तो उसे विलफुल डिफ़ॉल्ट नहीं कहेंगे साथियों, फॉल्स होगा ये। द डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट एज पर एग्रीड टर्म्स कुड बी इंटेंशनल और ड्यू टू द रीज़न बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बोरोवर। बिल्कुल सही है, दोनों तरह से हो सकता है, या तो कोई ऐसा रीज़न है जो उसके कंट्रोल से बाहर है, या फिर विलफुल डिफ़ॉल्ट भी इंटेंशनल भी हो सकता है। राइटिंग ऑफ अ लोन मीन्स दैट द बोरोवर इज़ नो लॉन्गर लाइबल टू पे एनी अमाउंट टू द बैंक। ऐसा नहीं है साथियों, चाहे भले ही बैंक ने राइट ऑफ कर दिया हो किसी लोन को, लेकिन अगर उसके अकाउंट में, उस पर्सन के अकाउंट में अगर पैसा आता है और अगर बैंक को चांस मिलता है अपनी रिकवरी करने का, तो बैंक ज़रूर रिकवरी करेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि राइट ऑफ कर दिया तो फिर सारा जो लाइबिलिटी है जो बोरोवर की वो ख़त्म हो जाती है। इन केस ऑफ फाइनेंस अंडर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिकवरी लाइज विद द गवर्नमेंट। तो साथियों ऐसा नहीं है कि अगर इस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में हम कोई लोन कर रहे हैं तो उसमें सारी जो लाइव रिकवरी की जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की होगी, क्योंकि आप देखते ही हैं जैसे पीएमईजीपी हो गया या मुद्रा लोन हो गए, तो इनमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट रिकवरी करने जाती है, रिकवरी करने तो बैंक के ऑफिशियली जाते हैं। और हालांकि ये है कि इसमें जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उनसे हम असिस्टेंस ले सकते हैं, असिस्टेंस उनसे मिल सकती है। नेक्स्ट है साथियों, बैंक रीशेड्यूल और रिस्ट्रक्चर द लोन इन अकॉर्डेंस विद द रिवाइज्ड कैश फ्लो एस्टीमेट ऑफ द बोरोवर। तो बिल्कुल सही है, अगर जो बोरोवर है वो क्या करता है, रिवाइज्ड कैश फ्लो देता है, अपना नया प्लान बताता है कि अभी तो मेरा पिछला कुछ टाइम ख़राब रहा, इस वजह से मेरा लोन ख़राब हो गया, बट आगे फ्यूचर में मेरे ये प्लान्स हैं, यहाँ से मेरी पेमेंट आनी है, यहाँ से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा और मेरी जो है हालत थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो ये जो फ्यूचर जो कैश फ्लो आने के जो एस्टिमेट्स हैं उसके बेसिस पे ही रीशेड्यूलमेंट और रिस्ट्रक्चरिंग होती है, उसी हिसाब से उनकी किस्तें वगैरह तय की जाती हैं, रीपेमेंट भी उसी हिसाब से सेट किया जाता है। द डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल आर मेंट फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज़ ऑफ द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओनली। तो जहाँ भी जो ड्यूज़ होते हैं, जो बैंक के ड्यूज़ होते हैं, उनकी रिकवरी फास्ट हो, इसीलिए स्पेशली जो है वो डेप्ट डीआरटीज़ बनाए गए थे और इनका एपिलेट ट्राइब्यूनल डीआरएटी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है साथियों, डीआरटी जो है वो बैंक रिकवरी के लिए ही बनाए गए हैं। फॉर फाइलिंग केसेज इन द डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल द अमाउंट क्लेम मस्ट बी मोर देन 10 लाख। ये ट्रू है साथियों। जबकि सरफेसी एक्ट प्रोवाइड फॉर enforcement of security interest for realizing of dues without the intervention of court or tribunal। सरफेसी एक्ट लाने का साथियों रीज़न ही यही था कि उसमें जो बैंक हैं अपना क्लेम ले सकते हैं, सिक्योरिटी पे अधिकार कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट बिना जो कोर्ट के या ट्रिब्यूनल के बीच में आए। बैंक कैन सेटल डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग अमाउंट 20 लाख थ्रू द फोरम ऑफ लोक अदालत। तो लोक अदालत काफ़ी पावरफुल जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है रिकवरी के लिए, और 20 लाख तक के यहाँ पर सेटलमेंट हो जाते हैं। एज पर आरबीआई डायरेक्टिव बैंक कैन रीशेड्यूल, रिस्ट्रक्चर, री निगोशिएट बोरोवर अकाउंट विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव साथियों ये कभी नहीं हो सकता। जो भी रीशेड्यूलिंग या रिस्ट्रक्चरिंग जो भी होगी वो तभी की डेट से होगा, जो बैक डेट से इसको नहीं किया जाएगा। फॉर रीस्ट्रक्चरिंग रिहेबिलिटेशन ऑफ एमएसएमई लोन नो फोरम लाइक सीडीआर इज़ अवेलेबल। तो ऐसा नहीं है साथियों, अभी हमने पढ़ा है उन दोनों फोरम्स के बारे में।
CDR फोरम जो है वो अवेलेबल हैं। जो 25 करोड़ से ऊपर के जो अकाउंट होंगे वो यहीं पे जाएंगे, CDR और JLF फोरम में। तो ये साथियों हैं 2 क्वेश्चन इसमें हमारे मल्टीपल चॉइस हैं। द एम ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम इज़, तो इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का एम क्या होगा? टू मेक द ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज वाइबल अगेन, तो यही सही है साथियों, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्योंकि रिहेबिलिटेशन किया ही इसीलिए जाता है कि कोई एंटरप्राइज है उसके आज के समय में संकट में है, दिक्कत में है, तो उसको उससे दिक्कतों से उबारा जाए और उसको वापस से वाइबल किया जाए, उसके ऑपरेशंस को शुरू करवाया जाए, फिर से पटरी पे लाया जाए। नेक्स्ट है बैंक एंटर इनटू कंप्रोमाइज़ विद द बोरोवर इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट बिकॉज। अब बैंक जो है किसी बोरोवर से कंप्रोमाइज़ कब करता है? तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, आपको बताने कौन से सही हैं इसमें। रिकवरी थ्रू लीगल एक्शन इज़ टाइम कंज्यूमिंग, बिल्कुल सही है। जब लीगल एक्शन के लिए बैंक जाते हैं काफ़ी ज़्यादा समय उसमें लगता है। एडिक्वेट सिक्योरिटी इज़ नॉट अवेलेबल, अब किसी अकाउंट में मान लीजिए एडिक्वेट सिक्योरिटी ही नहीं अवेलेबल है, अनसिक्योर्ड लोन है या पार्शली सिक्योर्ड लोन है, तो बैंक सोचता है कि इसमें वैसे भी कुछ सिक्योरिटी है नहीं, ज़्यादा रिकवरी हो नहीं पाएगी, तो बेटर है कि कंप्रोमाइज़ में कम से कम जो भी मिल जाए उतना ठीक है। रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी में भी डिफ़िकल्टी, या फिर उसमें सिक्योरिटी है बट वो सिक्योरिटी इस तरह से है, कोई ऐसी जगह पे IP लैंड वगैरह कुछ है कि उसको बेचना और उससे रिकवरी करना काफ़ी मुश्किल है। तो इन सब रीज़न की वजह से जो बैंक हैं कई बार किस में जाते हैं, कंप्रोमाइज़ में एंटर करते हैं बोरोवर के साथ में। तो साथियों इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हुआ। काफ़ी बड़ा चैप्टर था और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, हालांकि थोड़ा बोरिंग भी है। तो इसके साथ ही ये यूनिट भी हमारी D जो है वो समाप्त होती है, और फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।